मशहूर डोसे वाली थी। अम्मा की दुकान गांव के बीचों बीच थी। सुबह की पहली किरण के साथ अम्मा अपनी दुकान खोल दिया करती थी और ग्राहकों का वहाँ हमेशा तांता लगा रहता था। अम्मा, आपका डोसे का तो जवाब ही नहीं अम्मा। ना जाने कैसे इतना स्वादिष्ट डोसा बना लेती हैं आप। अपने ग्राहकों से अपने डोसे की तारीफ सुनकर नागम्मा बहुत ही खुश हो जाया करती थीं। अम्मा के ज्यादातर ग्राहक सुबह सुबह नाश्ते में डोसा खाना पसंद करते थे। अरे अम्मा जी, एक स्पेशल मैसूर मसाला डोसा। बैठो बैठो, अभी देती है। अम्मा अपने सभी ग्राहकों को अच्छे से बिठाया करती थी और उनके साथ बातें भी किया करती थी। समय बीता और समय के साथ अम्मा की दुकान भी बड़ी होने लगी। अब अम्मा ने अपनी सहायता के लिए 2 और औरतों को भी काम पर रख लिया था। अब अम्मा गल्ले पर बैठकर पैसे लिया करती थीं और ग्राहकों से बातें किया करती थीं। अम्मा के सहायकों में एक वीणा थी। वीणा की नजर हमेशा अम्मा के पैसों पर थी। यहाँ हम दोनों हमेशा काम करते रहते हैं और वहाँ अम्मा को देखो, सिर्फ पैसे बटोरती रहती है। और हमें क्या मिलता है? हमें अपनी तनख्वाह मिलती है। उसमें भला कुछ होता है क्या? वहाँ देख, अम्मा के पास कितने सारे पैसे हैं। वो उनकी कमाई है। आखिर सालों से उन्होंने इतनी मेहनत की है, तब जाकर ये दुकान इतनी बड़ी हुई है। वही तो मैं तुझे बोल रही हूँ, हमें भी अपनी दुकान डालकर मेहनत करनी चाहिए। ना रे बाबा ना, ये सब मुझसे नहीं होगा। मेरे लिए तो ये तनख्वाह ही काफी है। वीणा ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मी ने उसकी बात ना मानी। वीणा कई दिनों तक अपनी दुकान डालने की सोचती रही और आखिर एक दिन वीणा ने अपने डोसे की दुकान खोल ही ली। अम्मा का डोसा 10 रुपए था तो वीणा ने 8 रुपए में डोसा बेचना शुरू किया। धीरे धीरे सारे ग्राहकों की भीड़ वीणा के डोसे की दुकान की ओर बढ़ने लगी। ये देख वीणा बहुत खुश थी, लेकिन जल्द ही उसमें घमंड आ गया। अम्मा बहुत ही निर्मल थीं और वो अपने ग्राहकों से बहुत ही नम्रता से बात करती थीं, लेकिन वीणा अब उसका घमंड बढ़ गया था। दीदी, एक मसाला डोसा दे दो। हाँ हाँ दे रही हूँ, लेकिन 10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है दीदी। वो अक्सर ग्राहकों को बेफिजूल इंतजार करवाती थी। ये लो तुम्हारा मसाला डोसा। दीदी, मुझे वो हरी चटनी दे दो। अरे डाली है ना हरी चटनी, कितना वो डालूं? वीणा अक्सर ग्राहकों से छोटी बड़ी बात पर बहस करने लग जाती। कुछ समय बाद वीणा का घमंड इतना बढ़ा कि उसने सोचा कि वो चाहे कुछ भी कर ले, तब भी ग्राहक उसी के पास आएंगे। क्योंकि मेरा दाम कम है, इसीलिए सारे ग्राहक मेरी ही दुकान पर आएंगे। रोज रोज सुबह 6 बजे दुकान खोलकर मैं थक गई हूँ। एक काम करती हूँ, कल से 7:30 बजे खोलूंगी। अगर ग्राहकों को इंतजार करना पड़े तो मुझे क्या, मेरी तो नींद अच्छे से पूरी होगी। और अगली सुबह रोज की तरह अम्मा की दुकान खुल गई, लेकिन वीणा की दुकान बंद थी। ये देख सारे ग्राहक अम्मा की दुकान पर चले गए। ग्राहकों का तांता देखकर अम्मा ने युक्ति लगाई और अपने डोसे का दाम भी 8 रुपया कर दिया। 7:30 बजे वीणा ने अपनी दुकान खोली, लेकिन अब जब ग्राहक वहाँ पहुँचे तो दोनों दुकानों पर एक ही दाम देखकर, अरे वाह, अम्मा ने भी दाम घटा दिया। बड़े दिन हो गए अम्मा का डोसा खाए हुए। और फिर पूरा दिन ग्राहकों का तांता अम्मा की दुकान में ही था और यहाँ वीणा की दुकान में इक्का दुक्का ग्राहक आ रहे थे। वीणा मन ही मन जल रही थी और इस वजह से वो ग्राहकों पर चिल्ला बैठी, नहीं चाहिए तुम्हारा डोसा, तुम ही खाओ। सारे ग्राहक अम्मा की दुकान पर चले गए। आज अम्मा बहुत खुश थी क्योंकि एक बार फिर उनका व्यापार अच्छे से चल रहा था, लेकिन वीणा जलन के मारे अम्मा को कोस रही थी। बच्चों, इस कहानी में
अम्मा ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वीना के घमंड ने उसका अच्छा खासा व्यापार खराब कर दिया। अगर वो पहले ही लोगों से अच्छे से बर्ताव करती और घमंड ना करती, तो आज उसका भी व्यापार अच्छा चल रहा होता। इसीलिए कहते हैं कि घमंड इंसान को ले डूबता है। दक्षिण भारत के गांव में रमा और उसके पति चिनप्पा रहते थे। दोनों गांव के एक खेत में मजदूरी करके अपना घर चलाया करते थे। रमा और चिनप्पा के एक बेटी और बेटा थे। वो लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाना चाहते थे, लेकिन एकाएक चिनप्पा की तबीयत खराब रहने लगी। वो बहुत बीमार हो गया। अब रमा को खेतों में मजदूरी भी करनी पड़ती थी, अपने बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता था और अपने बीमार पति का भी। उसकी परिस्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। एक दिन चिनप्पा को देखने उसका भाई मोहन आया। भाई, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है। तुमने डॉक्टर को दिखाया या नहीं? दिखाया देवर जी, पर फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है। मैं मंदिर में तुम्हारे नाम की अर्चना करूंगा। तुम जरूर ठीक हो जाओगे। ठीक है मेरे भाई। भाभी, आप अकेले पे घर संभालने का सारा भार आ गया है ना? हाँ, लेकिन अब घर तो चलाना ही होगा ना। भाभी, मैं एक इडली की दुकान डाल रहा हूँ। क्या आप वहाँ इडली बनाना चाहेंगी, जिससे आपको अधिक पैसे भी मिल जाएंगे और आपकी आर्थिक परिस्थिति भी सुधर जाएगी। मुझे जो भी मुनाफा होगा वो हम दोनों बांट लेंगे। हाँ, ठीक है देवर जी। और अगले दिन से रमा मोहन की दुकान में इडलियां बनाने लगी। गांव के लोगों को रमा की बनाई हुई इडली बहुत पसंद आई। देखते ही देखते रमा की बनाई हुई इडलियां मशहूर हो गईं। दुकान में रोज लोगों की भीड़ लगने लगी। दोनों रमा और मोहन खुश थे, क्योंकि दोनों का मुनाफा बढ़ता जा रहा था। कमाए हुए मुनाफे से रमा ने चिनप्पा का अच्छा इलाज करवाया और कुछ ही दिनों में चिनप्पा फिर से चलने फिरने लगा। अब 2 महीने बीत गए और रमा और मोहन की दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। और आज रमा सोचने लगी, ये इतनी सारी भीड़ सिर्फ मेरी इडलियों की वजह से है, तो मेरे मुनाफे पे ज्यादा हक हुआ। मोहन तो सिर्फ सामान लेकर देता है और ग्राहकों को इडलियां बांध के देता है, तो उसे बराबर का मुनाफा बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। शाम के समय जब दोनों मुनाफा बांट रहे थे, तो देवर जी, सारी इडलियां मैं ही बनाती हूँ। अगर मेरी इडलियां इतनी स्वादिष्ट ना होती, तो आपको इतना मुनाफा नहीं होता। वो तो है भाभी, आपकी इडलियां वाकई में बहुत अच्छी हैं। तो इस वजह से मेरा मुनाफे पे हक ज्यादा होना चाहिए। लेकिन भाभी, ये गलत है। मैं भी दिन भर मेहनत करता हूँ, तब जाके हम इतना कमाते हैं। मतलब हम दोनों ही बराबर मेहनत करते हैं, इसीलिए मुनाफे पे हम दोनों का बराबर का हक हुआ। नहीं देवर जी, अब आप गलत बोल रहे हैं। अगर ऐसा है तो कल से आप कोई और इडली बनाने वाली को रख लो। रमा मोहन से बहस कर अपने घर निकल गई और अगले दिन से गांव में 2 इडली की दुकानें लगीं। एक रमा की, जहां वो खुद ही इडलियां बना रही थी और बेच रही थी, और एक मोहन की, जहां एक दूसरी औरत इडलियां बना रही थी। रमा की नई दुकान देख सारे गांव वाले उसकी दुकान की ओर चले गए, लेकिन रमा अकेली थी। वो इतने ज्यादा लोगों को अकेले संभाल नहीं पा रही थी। आखिर थक कर
सारे गांव वाले मोहन की दुकान पर लौटे, जहां मोहन हमेशा की तरह सभी ग्राहकों को अच्छे से इडलियां देता रहा। ये सिलसिला रोज चलता रहा और देखते ही देखते गांव वाले मोहन की इडली की दुकान में ही इडली लेने जाया करते थे। अब रमा अकेले अपनी दुकान पर खड़े रहकर पछता रही थी। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे लगा था इडलियां बनाना ही सब कुछ था, लेकिन नहीं, मोहन का ग्राहकों को संभालना भी बहुत जरूरी था। कम से कम जब मैं मोहन के साथ थी, मुझे अच्छे पैसे तो मिलते थे, लेकिन अब मेरी इडलियों को कोई पूछता भी नहीं। रमा को अपनी इडलियों पर घमंड था, जो अब टूट चुका था। इसलिए कहते हैं कि घमंड कांच की तरह होता है, जो जरूर टूटता है। ये कहानी है जीवन के परिवार की। जीवन पर जान छिड़कने वाली माँ गायत्री, बीवी मीना और बेटी खुशी। इनका परिवार बहुत खुश था, क्योंकि गायत्री और मीना कुल्फी बनाया करती थीं और जीवन इन्हें बेचा करता था। कुल्फी, स्वादिष्ट कुल्फी, मलाई कुल्फी, केसर कुल्फी, पिस्ता कुल्फी, कुल्फी, कुल्फी वाले कुल्फी। अंकल, एक मलाई कुल्फी दीजिए। ये लो बेटा, इसके 2 रुपए हुए। इसी प्रकार जीवन दिन भर घूम घूम कर सारी कुल्फियां बेच दिया करता था। एक दिन की बात है, जीवन खुशी को बाजार घुमा रहा था। बाबा, मुझे वो गुलाबी चूड़ियां चाहिए। चलो चलते हैं बेटा। जीवन और खुशी चूड़ी की दुकान की ओर चल ही रहे थे कि तभी एक गुस्सैल बैल उन दोनों की ओर दौड़ने लगा। सारे बाजार में अफरा तफरी मच गई। जीवन ने बैल को देख लिया और खुशी को आगे धकेल दिया। बैल ने जीवन को अपने पैरों तले रौंद दिया। जीवन को अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उसका सारा परिवार आंसू बहा रहा था। मुझे नहीं लगता कि ये कभी चल पाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर जीवन का परिवार और भी ज्यादा टूट गया। 1 महीने बाद जीवन घर आया। अब घर खर्च का क्या होगा? मुझे कोई ना कोई काम ढूंढना होगा। अब आप कैसे काम करेंगे? कोई ना कोई काम जरूर कर लूंगा। मैं सोच रही थी कि अगर किसी को काम करना ही है तो मैं करती हूँ। नहीं नहीं माँ, मेरे रहते हुए आप काम करें। सासू माँ, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है। इस घर में सिर्फ मैं ही हूँ जो एकदम तंदुरुस्त है, तो काम मुझे करना चाहिए। लेकिन तुम क्या करोगी? वही जो आप करते थे। अरे, कुल्फी की टोकरी लेके सर पे घूमना इतना आसान काम नहीं है, और तुम तो एक औरत हो। मुझे पता है कि यह आसान नहीं है, लेकिन मेरे पास और कोई पर्याय नहीं है। शुरुआत में मैं कम कुल्फियां लेकर जाऊंगी। ठीक है, अब सब भगवान के हाथ में है। गायत्री और मीना ने एक बार फिर कुल्फियां बनाई। इस बार जीवन ने कुल्फी की टोकरी में हमेशा से आधी कुल्फी भरी। तुम्हें यकीन है ना? मीना ने हामी भरी और टोकरी उठाकर निकल पड़ी। कुल्फी, स्वादिष्ट कुल्फी, मलाई, केसर, पिस्ता। अरे वाह, कुल्फी! बच्चे मीना की ओर दौड़ पड़े। मुझे मलाई चाहिए। मुझे केसर। मीना ने एक एक करके सभी बच्चों को कुल्फियां दी। वो आगे बढ़ती रही और कुल्फियां बेचती रही। शाम तक उसके पैरों में बहुत दर्द था। मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं।
न जाने ये सब कैसे करते थे। मीना चलते चलते घर पहुंची। सासू माँ, ये लीजिए आज की पहली कमाई। गायत्री ने वो पैसे भगवान के सामने रखे। आओ बैठो। मीना जीवन के बगल में बैठी और जीवन ने मीना के पैर अपनी गोद में रख लिए और उन्हें दबाने लगा। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? पूरा दिन घूम के पैर दर्द कर रहा होगा, उन्हें दबा रहा हूँ। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, मुझे पाप लगेगा। चुप, एकदम चुप। जीवन ने मीना की एक न मानी और उसके पैर दबाता रहा और गायत्री ये देख खुश थी। भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ऐसे बहू बेटे दिए और मुसीबत के समय एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं। फिर रोज मीना ने कुल्फियां बेचने का सिलसिला जारी रखा और गायत्री घर संभालने लगी। इस तरह जीवन के साथ इतना बड़ा हादसा होने के बाद उसके परिवार ने उसका साथ दिया और उसकी जिंदगी बदतर होने से बच गई। तो बच्चों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बुरे समय पर अपने ही काम आते हैं। आज से 40 साल पहले बरखा रानी 5 साल की थी। बरखा, बोलो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। 2 तिया 6, 2 चौके 8। 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। 2 पंजे 10। बस काफी है। क्या हमेशा ये पहाड़े लगाए रखे हैं? तुम नहीं समझोगी। बरखा, तुम जारी रखो। 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। अरे बस बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई। और क्या करेगी ये पढ़ाई लिखाई करके? आखिर इससे चूल्हा ही तो संभालना है। तो चल मेरे साथ, रोटी बनाना सिखाती हूँ। लेकिन माँ, मुझे पढ़ना है। नहीं कहा ना? चल। अरे अब छोड़ भी दो इसे। आप तो शांत ही बैठिए। जब ब्याह करके जाएगी तो कोई पहाड़ा नहीं पूछेगा, बल्कि ये पूछेगा कि इसे खाना बनाना आता है या नहीं। बरखा रानी के बाबा कुछ ना कर सके और उसकी माँ ने उसे चूल्हे चौके में झोंक दिया। खाना पकाते पकाते बरखा रानी बड़ी हुई। उसकी शादी हो गई और वो अब भी खाना ही पका रही थी। वो अक्सर ये सोचती कि काश वो भी पढ़ लिख पाती। मेरी माँ ने तो मुझे पढ़ाया नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगी। कुछ सालों बाद बरखा रानी को एक बेटा हुआ। अब बरखा रानी बहुत खुश थी। अब यही मेरे पढ़ने का सपना पूरा करेगा। ये पढ़ लिखकर बड़ा अफसर बनेगा। बरखा रानी ने अपने बेटे के लिए कई किताबें लाईं। वो अक्सर उसे पढ़ाने बैठा करती थी, लेकिन उसके बेटे विनोद को तो पढ़ाई में कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। उसका सारा ध्यान सिर्फ खेल कूद में ही रहता था। समय के साथ विनोद बड़ा हुआ और वो 20 बरस का हो चुका था और उसे खेती बाड़ी करने का शौक था। बरखा रानी का सपना सपना ही रह गया। लेकिन कुछ दिनों बाद बरखा रानी विनोद की शादी के लिए लड़की देखने गई। उस लड़की का नाम नंदिनी था और वो सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी थी। बेटा, तुम पढ़ी लिखी हो, आगे क्या करना चाहती हो जीवन में? मैं और पढ़कर कलेक्टर बनना चाहती हूँ।
बस यही बात बरखा रानी को भा गई। विनोद और नंदिनी की शादी करवाकर बरखा रानी उसे अपने घर ले गई। एक बार फिर बरखा रानी के सपनों ने उड़ान भरना शुरू कर दिया। बेटा, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, सारे घर का काम मैं संभाल लूंगी, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अपनी सास के समर्थन के साथ नंदिनी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वो अक्सर किताबें लेकर बैठा करती थी और बरखा रानी सारे घर का काम संभाला करती थी। एक दिन बरखा रानी के घर उसकी जेठानी आई। बहू, अरे ओ बहू। प्रणाम बड़ी सासू माँ। जीती रहो। बरखा रानी और उसकी जेठानी आपस में बातें करने लगे। बहू, एक काम करो, हमारे लिए ठंडी लस्सी बना दो, बहुत गर्मी लग रही है। अभी लाई। तुम रुको बहू, मैं लाती हूँ। और वैसे भी भाभी ने कई सालों से मेरे हाथ की लस्सी नहीं पी है। बरखा रानी लस्सी बनाने रसोई में चली गई और नंदिनी वापस अपनी किताबें लेकर बैठ गई। ये सब देख बरखा रानी की जेठानी चौंक गई। बरखा रानी लस्सी के 2 ग्लास लेकर लौटी। ये लीजिए भाभी। ये अच्छा नहीं है। क्यों? लस्सी में कोई गड़बड़? मैं लस्सी की नहीं, तुम्हारी बहू की बात कर रही हूँ। वो यहाँ मजे से आराम कर रही है और तुम सारा काम कर रही हो। एक बार इसे ऐसी आदत लग गई तो समझ जाओ, ये तुम्हारी कभी सेवा नहीं करेगी। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो बेचारी आराम कहाँ कर रही है? वो तो पढ़ रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम अपनी बहू को पढ़ा क्यों रही हो। मैं तो पढ़ नहीं पाई, कम से कम मेरी बहू ही पढ़ ले। जेठानी ने बरखा रानी को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन बरखा रानी ने उनकी बात मानी ही नहीं। एक दिन की बात है, बरखा रानी का बेटा उनसे बात करने आया। माँ, ये नंदिनी का पढ़ना जरूरी है क्या? क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं, गांव में सब लोग ताने मारते हैं कि मेरी पत्नी आराम करती है और मेरी माँ सारा दिन काम करती है। तू लोगों की बातों में मत आ। अच्छा ये बता, क्या मैंने तुझे कभी खेती बाड़ी करने से रोका है? नहीं। क्योंकि वो तुझे पसंद है और नंदिनी को पढ़ना पसंद है। मैं उसे कैसे रोक सकती हूँ? और तू तो जानता ही है कि मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन पढ़ नहीं पाई। तू भी कुछ खास पढ़ा नहीं, कम से कम उसे तो पढ़ने दे। ठीक है माँ। बरखा रानी ने अपने बेटे को भी मना लिया। नंदिनी ने IAS की परीक्षा दी और पास होकर वो उस जिले की कलेक्टर बन गई। जब कलेक्टर बनकर नंदिनी बरखा रानी का आशीर्वाद लेने आई, तो बरखा रानी की आंखें नम हो गईं। सासू माँ, ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। बरखा रानी ने अपनी बहू का माथा चूमा। अब जब बरखा रानी गांव में घूमती थी, तो उन्हें गर्व था कि उनकी बहू कलेक्टर है। तो बच्चों, इस तरह एक सास ने अपनी बहू को कलेक्टर बनाया और आखिरकार बरखा रानी का सपना उनकी बहू नंदिनी ने पूरा कर दिया। रामू अन्ना कर्नाटक से मुंबई शहर में नौकरी की तलाश में आते हैं, पर पढ़ा लिखा ना होने की वजह से उनको कोई भी नौकरी नहीं मिलती है और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। खामखा इतने बड़े शहर में आ गए हम लोग,
वहीं पर कुछ काम धंधा ढूंढ लेते। दर बदर भटकने से ही हमें कुछ हासिल होगा, ये हमेशा याद रखना। आप धीरज रखिए, कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। कैसे काम मिलेगा मुझे जैसे अनपढ़ को? ये शहर पढ़े लिखे लोगों का जी। यहाँ पर मेरे जैसे अनपढ़ लोगों के लिए कोई काम नहीं है। मुझे बड़ी बेचैनी हो रही जी, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें दोबारा गाँव जाना पड़ेगा। अगर कोई नौकरी नहीं मिलेगी तो हम लोग अपना ही कुछ काम शुरू कर लेंगे। पर हम लोग क्या शुरू करें? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि खुद का कोई दुकान डाल सके। तुम्हारे गहने बेचकर ही तो हम यहाँ पर आए हैं। काश मेरे भी बाप दादा के पास अच्छी खासी जमीन जायदाद होती। हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहे हो? हम लोग एक ठेला लगाकर डोसा बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। उसमें ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं है। हाँ, ये सही कहा तुमने। इस काम में ना ही पैसों की जरूरत है जी और ना ही पढ़ा लिखा होने की। चलो आज से ही शुरू करते हैं। जल्दी से श्री गणेश करके अपने व्यापार को हम बहुत आगे ले जाएंगे। रामू अन्ना और उनकी पत्नी सुनीता बाजार के कोने पर एक ठेला लगाते हैं और डोसा बनाना शुरू कर देते हैं। आ जाओ भाइयों, गर्मा गर्म डोसा खाओ। सुनीता की आवाज सुनकर कुछ ग्राहक इनके ठेले पर आते हैं और डोसा बनाने के लिए कहते हैं। नया ठेला लगाया है क्या आपने? हाँ हाँ, आज ही लगाया है। कैसे दिया एक डोसा? आज पहला दिन है ना, इसलिए आज हम किसी से पैसे नहीं लेंगे। बस आप डोसा खाइए और बताइए कि कैसा बना है। रामू अन्ना ग्राहक को डोसा बना कर देते हैं। ग्राहक बड़े ही चाव से डोसा खाते हैं और उन्हें डोसा बहुत पसंद आता है। आपका बनाया हुआ डोसा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आपको तो किसी बड़े होटल में होना चाहिए था। जी नहीं जी, मेरे लिए ठेला काफी जी। अगर आपको मेरा डोसा अच्छा लगा तो हमेशा मेरे इधर आकर डोसा खाइए जी। आप भी खाइए और अपने बच्चे को भी खिलाइए। हमारे दुकान का डोसा जो एक बार खा लेता है ना जी, वो हमेशा ही मुस्कुराता जी। हाँ हाँ, मैं तो आऊंगी ही और साथ में अपने दोस्तों को भी लेकर आऊंगी और वो भी आपके डोसे का मजा चखेंगे। अगले दिन से रामू अन्ना के ठेले पर ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। रामू अन्ना का डोसा सभी ग्राहकों को पसंद आता है और सभी लोग यहाँ पर डोसा खाने के साथ साथ घर भी ले जाते हैं, जिससे रामू अन्ना की अच्छी कमाई होती है। तुमने ये अच्छा दिमाग लगाया जो मुझे डोसा बनाने के लिए कहा। अब हम लोगों को वापस गांव जाने की जरूरत नहीं है, वरना मुझे गांव जाकर किसानी करनी पड़ती। पता नहीं अच्छे दिन हम कब देख पाते। हाँ, और अच्छे पैसे जमा होने पर हम लोग इसी शहर में अपना खुद का घर भी खरीद सकते हैं। पता नहीं इस मनहूस के हाथों में क्या जादू है जो हमारे ग्राहक होटल का डोसा छोड़कर उसके ठेले पर जा रहे हैं। जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये मनहूस मेरे सारे ग्राहकों को ले जाएगा। होटल मालिक रामू अन्ना के ठेले को बंद करवाने की तरकीब सोचने लगता है। दूसरी तरफ रामू अन्ना के ठेले पर इतनी भीड़ लग जाती है कि रामू अन्ना का डोसा बनाने का सारा सामान खत्म हो जाता है। मुझे माफ कर दो भाइयों, अब आज मैं आपको डोसा नहीं खिला सकता। मेरा सारा सामान खत्म हो चुका जी, पर मैं कल से बहुत सारा सामान लेकर आएगा ताकि रात तक भी सामान खत्म ना हो। और आज जो भी अकेला जा रहा है जी, कल उसे सांबर और चटनी ज्यादा दूंगा। मेरा मतलब जी कि जो भी खाली हाथ जा रहा है उसे। रामू अन्ना उस दिन के कमाए हुए पैसे लेकर अपनी पत्नी के साथ घर जाने लगते हैं। अब कल से और मेहनत करना होगा, नहीं तो ग्राहक भी नाराज हो जाएंगे। बेचारे डोसा खाने के लिए आए थे और मेरे पास सामान ही नहीं था। अगर रोज रोज ग्राहक खाली हाथ चले जाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अगले दिन रामू अन्ना बहुत सारा सामान लेकर आते हैं और डोसा बनाने लगते हैं। उनकी अच्छी बिक्री होता देखकर बाकी के दुकानदार उनके दुकान के सामने कूड़ा फेंकते हैं और उनके ठेले को भी नुकसान पहुंचाते हैं। पर रामू अन्ना सब ठीक कर लेते हैं। पर तभी बारिश शुरू होती है और रामू अन्ना का चूल्हा बुझ जाता है। इस बारिश ने तो परेशान ही कर दिया। 2 बार चूल्हा जला चुका हूँ पर दोनों बार बुझ गए जी। कोई अपशगुन तो नहीं? रामू अन्ना बहुत कोशिश करते हैं पर फिर भी बारिश में चूल्हा नहीं जलता। वो उदास हो जाते हैं और ठेला बंद करके घर वापस आ जाते हैं। ये देखकर बाकी दुकान वाले बहुत खुश हो जाते हैं। लगता अब हमारा ठेला बंद होने वाला। इतने बारिश में तो कोयला पूरा भीग गया जी। हर बार जला रहा हूँ, हर बार कुछ न कुछ हो रहा है। अगर ठेले पर डोसा नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, हम घर से डोसा बनाकर जाएंगे। अगले दिन से रामू अन्ना घर से डोसा बनाकर ले जाते हैं, पर वो रास्ते में जाते जाते ठंडे हो जाते हैं और बारिश में भीग जाने से गीले भी हो जाते हैं।
इसलिए ग्राहकों को डोसा पसंद नहीं आता और सभी ग्राहक बिना डोसा खाए चले जाते हैं। ये डोसा है या पानी पूरी? पूरा पानी में भीगा हुआ है, हम ऐसा डोसा नहीं खाएंगे। इस तरह से ग्राहकों को जाता देख रामू अन्ना बहुत उदास हो जाते हैं। तभी बारिश ज्यादा होने से समंदर में पानी बढ़ जाता है और कुछ मछलियाँ और कछुए बहकर बाहर आ जाते हैं, जिसमें से एक बड़ा कछुआ पलट जाता है और सीधा होने की बहुत कोशिश करता है। रामू अन्ना बाढ़ में डूबने की परवाह किए बिना पानी में उतरते हैं और उस कछुए को सीधा करते हैं। तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर सकता हूँ। क्या आप इस बारिश को होने से रोक सकता जी? नहीं, मैं बारिश को होने से नहीं रोक सकता, पर मैं तुम्हें एक ऐसा पाउडर दे सकता हूँ जिससे तुम डोसे की छतरी बनाकर अपनी परेशानी दूर कर सकते हो। पर डोसा छतरी तो बारिश में भीग कर खराब हो जाएगी। तुम हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना? कछुआ अपने कवच से एक थैली पाउडर निकालकर रामू अन्ना को देता है। ये लो, ये समुद्री देवता का दिया हुआ जादुई पाउडर है। जिस तरह से मेरा कवच इस पाउडर से कठोर हो जाता है, तुम्हारा डोसा वैसे ही कठोर और स्वादिष्ट हो जाएगा। रामू अन्ना कछुआ से पाउडर की थैली ले लेते हैं और घर जाकर डोसा बनाते हैं और डोसे के ऊपर वो पाउडर छिड़क देते हैं, जिससे डोसा बहुत कड़क हो जाता है। सुनीता उन डोसों को सिलकर छतरी बनाती है और उन पर लकड़ी का हैंडल लगाती है। अब रामू अन्ना डोसे की छतरी लगाकर ठेले पर जाते हैं। आओ भाइयों आओ, डोसा खाओ और छतरी गिफ्ट में पाओ जी। अरे अन्ना, ये कैसा ऑफर है आपका? जरा मुझे भी तो बताओ। मैं बताती हूँ। देखिए, अगर आप एक डोसा खाएंगे तो आपको एक डोसा छतरी मिलेगी। और आप तो देख ही रहे हो कि बारिश कितनी तेज हो रही है। डोसा खाने के बाद आपको दुकान से अलग छतरी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा ऑफर है। डोसा खाओ और बारिश से भी बचो। रामू अन्ना के एक डोसा पर एक डोसा छतरी फ्री के ऑफर के बारे में जानकर बहुत सारे ग्राहक रामू अन्ना के ठेले पर डोसा खाने के लिए आते हैं, जिससे रामू अन्ना के पास जल्दी ही बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। देखा, हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम चुटकी में सॉल्व हो गई। आज हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हाँ, हमारी प्रॉब्लम तो सुलझ गई, पर इस शहर में बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जी जिनके पास छतरी खरीदने को पैसे नहीं। हम उन्हीं की मदद करेंगे। अब से मैं ये तय करता हूँ जी, जहाँ कहीं भी कोई गरीब या भिखारी भूखा रहेगा, मैं उन्हें अपना डोसा मुफ्त में खिलाऊंगा और किसी को बिना छत के सोने नहीं दूंगा। रामू अन्ना और सुनीता बहुत सारी डोसा छतरी बनाते हैं और शहर के गरीब लोगों में बांट देते हैं। जल्दी ही रामू अन्ना पूरे शहर में डोसा छतरी वाले के नाम से फेमस हो जाते हैं। श्याम और रीमा पति पत्नी थे। दोनों अपने बच्चों के साथ मनाली में रहते थे। दिन में श्याम और रीमा मैगी बेचते और शाम होते ही दोनों मोमोज बेचना शुरू कर देते। उनके मोमोज का व्यापार खूब चलने लगा। जो लोग मनाली घूमने जाते वो जरूर उनके यहाँ मोमोज लेने चले जाते और बड़े चाव से खाते। लोगों को श्याम के मोमोज ज्यादा पसंद आते। रीमा की बनाई हुई मैगी कोई नहीं पूछता। इससे श्याम और रीमा में अनबन होने लगी। भाग्यवान, आज क्या बनाया है खाने में? वैसे तुम्हारे हाथ की मैगी खाए कई दिन हो गए हैं। जी ठीक कहते हैं आप, बना लीजिए मेरा मजाक। मैं तो हूँ ही इसी लायक। बाहर के लोगों को मेरी मैगी पसंद नहीं आ रही और ऊपर से आप भी शुरू हो गए। रीमा गुस्से से किचन में चली जाती है। एक दिन श्याम की दुकान पर एक आदमी आया और कहने लगा, भाई साहब, आपके मोमोज लाजवाब हैं। ऐसे मोमोज मनाली तो क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मेरा तो जी चाहता है भाई कि मैं आपके हाथ चूम लूं। तारीफ सुने कई दिन हो गए थे, आज आप आए हैं। ये सारी चीजें सुन सुनकर थक गया हूँ मैं। कुछ नया बोलिए। बस ध्यान रखिएगा, आपकी सफलता चरम सीमा न छू ले। सफल हूँ इसलिए घमंड भी है। आदमी इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। श्याम की सफलता को देखकर कई और लोगों ने वहाँ पर मोमोज का ठेला लगा दिया। लगता है हमारे व्यापार को किसी की नजर लग गई है। मैंने आपको कहा था ना, ज्यादा हवाबाजी मत कीजिए। देखिए, हमारा व्यापार देखकर ही कई लोगों ने मोमोज का ठेला खोल लिया है। तुम इसकी चिंता मत करो। लोग व्यापार नहीं, व्यवहार देखकर खरीदारी करते हैं। और वही लोग व्यापार और व्यवहार करके हमसे आगे निकल जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई न कोई तरकीब हमें निकालनी होगी, वरना तुम्हारी बातें सच हो जाएंगी।
श्याम रीमा की बातों को अनदेखा कर देता है। कुछ ही दिन बाद उनका व्यापार ठप हो जाता है। श्याम इस बात से चिंतित हो जाता है। एक दिन बाजार से श्याम व्यापार के सामान ला रहा था, तब उसका एक्सीडेंट हो गया और उसे चोट लग गई। जख्म गहरे होने के कारण डॉक्टर ने बोला कि श्याम को 3 महीने तक आराम करना है। आपको इनका ज्यादा ख्याल रखना होगा। इनसे कहिए पहले की तरह काम ना करें, आराम करें। श्याम काम ना कर पाने के कारण दुखी हो जाता है और घर की तकलीफ देखकर रीमा से कहता है, ये कैसा समय आ गया है हमारे जीवन में। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम अकेले ये सब कैसे देखोगी। इस वक्त मैं परिवार की मदद ना करने की वजह से सच में बहुत दुखी हूँ। आप घर की चिंता मत कीजिए। मैंने बच्चों को छुट्टी मनाने मायके भेज दिया है। कुछ दिन मैं आपका ख्याल रख के घर चला लूंगी। काश मैं भी तुम्हारी मदद कर पाता। रीमा ने अपना व्यापार फिर से शुरू कर दिया। श्याम की मदद ना मिलने की वजह से वो सिर्फ मैगी ही बनाकर बेच पाती और ठीक ठाक व्यापार हो जाता। एक दिन सुबह रीमा ने अपनी दुकान खोली ही थी कि वहां पर एक गरीब बुढ़ा भीख मांगते हुए रीमा की दुकान पर आ गया। गरीब बुढ़ा रीमा को दुकान पर देखकर श्याम को ढूंढने लगता है। बेटी, यहाँ पर एक बेहतरीन मोमोज वाला नौजवान रहा करता था, वो कहाँ चला गया? बड़े दिन हो गए उसने मुझे मोमोज नहीं खिलाए। जी, वो मेरे पति हैं। उनका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया। इस वजह से अब हम सिर्फ मैगी बेचते हैं। मैं आपको मैगी खिला देती हूँ, आप इसे खा लीजिए। रीमा ने उस गरीब बुढ़े को मैगी परोसी। मैगी खाते ही बुढ़े ने कहा, लाजवाब, ऐसा स्वादिष्ट मैगी मैंने आज तक नहीं खाया। तुम दोनों पति पत्नी के हाथों में जादू है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। गरीब बुढ़े की बात सुनकर रीमा को अच्छा लगा और उसने मैगी के पैसे मांगे। जी धन्यवाद। चलिए मैगी के पैसे दीजिए। पैसे? कौन से पैसे? मैंने कभी तुम्हारे पति को पैसे नहीं दिए। मैं जब भी आता था वो मुझे फ्री में ही मोमोज खिला देता था। सुबह सुबह आकर इन्होंने दिन की शुरुआत ही ऐसी कर दी। आज का तो दिन ही बड़ा कठिन बीतने वाला है। गरीब बुढ़ा वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन वो रुक गया और बोला, मैं अक्सर तुम्हारे पति के हाथ के मोमोज खाकर उसे जादुई तावीज दिया करता था, जिससे तुम्हारे दुकान की खूब बिक्री होती थी। वही मैं तुम्हें भी देने वाला हूँ। गरीब बुढ़े ने अपने थैली में से एक तावीज निकाली। इस तावीज को तुम अपनी दुकान पर बांध दो और अपना व्यापार देखो। कैसी तावीज? उन्होंने तो मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। ये लो, और अब से मैगी और मोमो को साथ में मिलाकर बनाना शुरू कर दो। तुम मैगी बहुत अच्छा बनाती हो और अपने पति की मदद से मैगी और मोमोज को मिलाकर उसका व्यापार करो। इतना कहकर गरीब बुढ़ा वहां से चला जाता है। रीमा घर जाकर सारी बातें श्याम से बताती है। श्याम सारी बातें सुनकर कहता है, कई साल पहले एक बार ये गरीब बूढ़े बाबा हमारे दुकान पर आए थे। मैंने इन्हें मोमोज खिलाए। तब भी उन्होंने मुझे एक तावीज दी थी, जिसे मैंने हमारे मोमोज की दुकान पर लगाई और दुकान चलने लगी। लगता है ये वैसा ही तावीज है। उन्होंने ये भी कहा हमें मैगी मोमोज बेचने चाहिए, मैगी और मोमोज का मिश्रण। जैसा उन्होंने कहा है हमें वैसा ही करना चाहिए। इससे हमारे व्यापार में सिर्फ बढ़त ही होगी। श्याम की बात सुनकर रीमा ने अपने दुकान पर गरीब बूढ़े बाबा की तावीज बांध दी और मैगी मोमोज बनाना शुरू किया। देखते ही देखते पूरे मनाली में मैगी मोमोज की चर्चा होने लगी। रीमा के हाथ के मैगी मोमोज टूरिस्टों को इतने पसंद आने लगे कि हर कोई बड़े चाव से खाने लगा। अन्य मोमोज वाले अपना व्यापार बंद करके वहां से चले गए और श्याम की तबीयत पहले से बहुत ठीक हो गई।
अब से मैं भी तुम्हारा हाथ बटाऊंगा, हमारा व्यापार और चलने लगेगा। हमारे मैगी मोमोज अब सबको पसंद आने लगे हैं। क्यों ना हम अपना व्यापार हाथ गाड़ी से एक कैंटीन में बदल लें और तरह तरह के मैगी मोमोज बनाकर बेचें। इससे हमारा मुनाफा होगा। कैंटीन ही नहीं, बल्कि अब हम मोमोज की पूरी फैक्ट्री खोल देंगे। तुमने पूरा परिवार बखूबी संभाल लिया। मेरे न होने के बावजूद इससे ज्यादा गर्व मुझे कभी नहीं हो सकता। श्याम और रीमा ने एक बड़ी सी मोमोज की कैंटीन खोल दी। उनका व्यापार पहले से 2 गुना ज्यादा चलने लगा और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ फिर से रहने लगे। आनंदपुर गांव में नदी के बीचों बीच एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर था। इस मंदिर के बाहर वेंकट का एक छोटा सा स्टॉल था। इस स्टॉल में वो इडली, वड़ा और डोसा बेचा करता था। दर्शन करने आए हुए भक्त वेंकट के स्टॉल पर नाश्ता करते थे। भैया एक मसाला डोसा दो और 2 प्लेट बड़ा सांभर देना। आप बैठिए भैया, मैं अभी ले आता हूँ। वेंकट की पत्नी डोसा बनाया करती और वेंकट ग्राहकों को संभालता था। वेंकट सारे ग्राहकों से बहुत अच्छे से बातें करता था। लोगों को वेंकट के डोसा स्टॉल पे डोसा खाना पसंद था। अरे भैया हमें भी 2 डोसा दे दीजिए। बिल्कुल भाई साहब, आप बैठिए, मैं बनवाता हूँ, बिल्कुल गरम गरम। वेंकट और पूजा मिलकर एक साथ काम करते थे, इसलिए उनकी आमदनी भी अच्छी थी। दोनों अपने व्यापार से बहुत खुश थे। बेटा आओ आओ बाबा, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लाता हूँ। वेंकट रोज इस बूढ़े भिखारी को खाना खिलाता था, पर ये बात उसकी पत्नी पूजा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्या जरूरत थी इस भिखारी को आदत लगाने की? ये रोज चला आता है मुफ्त का खाने के लिए। पूजा क्या फर्क पड़ जाएगा अगर हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो? अरे पर आप अगर इसे मुफ्त में खाना ना दो तो क्या ये मर जाएगा? ये कुछ ना कुछ और कर ही लेगा ना। भगवान का दिया बहुत कुछ है हमारे पास। मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी की मदद के लिए झिझकना चाहिए। जय हो दयावान, आप यूं ही लुटाते रहो। ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ भिखारियों की लाइन लग जाएगी, लाइन। मुझसे जितना बन पड़ेगा उतना करूँगा, बाकी भगवान मालिक है। वेंकट ने उस बूढ़े भिखारी के लिए कुछ वड़े, इडली और चटनी भरी और उसे दे दी। भगवान तुम्हारा भला करे। बूढ़ा भिखारी खाने लगा। तभी वहाँ मंदिर का पंडित आया। पंडित दिखने में गोल मटोल था, छोटा कद और मोटी तोंड। जय माता दी। जय माता जी। पंडित जी आइए आइए ना, बैठिए। पूजा ने पंडित के लिए टेबल साफ किया और पंडित बैठ गया। क्या खाएंगे आप पंडित जी? 2 प्लेट बड़ा, 2 प्लेट इडली, 2 डोसा। आज के लिए बस इतना ही। अभी लाती हूँ। पूजा पंडित की सेवा में जुट गई। तभी वेंकट उसके पास गया। मैं इस बाबा को मुफ्त खिलाता हूँ, वो तो गरीब है। ये पंडित तो बहुत अमीर है, तो इसे मुफ्त खिलाती है। ब्राह्मणों के बारे में ऐसा नहीं बोलते। शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मणों को खिलाने से पुण्य मिलता है। और जब से मैंने इस पंडित को खिलाना शुरू किया है, देखो हमारा धंधा बढ़ गया है। जैसी जिसकी सोच, तुम इस ब्राह्मण की सेवा करो। मैं जा रहा हूँ भगवान जी के दर्शन करने। ठीक है, जाओ। वेंकट मंदिर में पहुँचा और उसने भगवान जी के सामने हाथ जोड़ा। हे प्रभु, हमेशा मेरे साथ रहना और सबका भला करना। मेरी पत्नी सोचती है कि भरे हुए पेटों को भरकर वो पुण्य कमाएगी। मैं जानता हूँ ये गलत है प्रभु, पर अपनी कृपा उस पर भी बनाए रखना। वेंकट अपने साथ सभी का भला चाहता था। वो एक बहुत अच्छा इंसान था। अपनी पत्नी से चुप चुप कर वो गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया करता था। भगवान तेरा भला करे। वेंकट को जरूरतमंदों की मदद करने से बहुत खुशी मिलती थी, इसलिए वो छुपते छुपाते अच्छे काम करता ही रहता था। वही उसकी पत्नी पूजा मतलबी थी। वो सोचती थी कि भगवान उनका ही भला करे और इसी वजह से वो ब्राह्मणों की सेवा किया करती थी। खैर ये सिलसिला चलता रहा। वेंकट और पूजा का डोसा स्टॉल भी ठीक ही चल रहा था। वेंकट गरीबों की मदद करता और पूजा ब्राह्मणों की सेवा करती।
रोज सुबह 5 बजे की पहली नाव पकड़कर वेंकट और पूजा मंदिर पहुंचते थे और फिर वहां अपना व्यापार लगाया करते थे और सुबह से ही उनके ठेले पर ग्राहक आ जाते थे। फिर बरसात का मौसम आया। वेंकट और पूजा रोज की तरह नाव में सवार थे। आज लगता है तेज बरसात होगी। मतलब ग्राहक कम होंगे। वो तो है, पर जितने भी लोग हैं उनको भूखा थोड़ी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब मंदिर खाली हो जाएगा हम घर लौट आएंगे। ठीक है। वेंकट और पूजा नदी पार करके मंदिर के पास पहुँचे और रोज की तरह उन दोनों ने अपना ठेला लगाना शुरू किया। बरसात तेज हो रही थी। मुझे नहीं लगता आज कुछ खास ग्राहक आएंगे। देखते हैं। बस तभी 2-3 लोग उनके ठेले पे आए। आइए आइए भैया, बैठिए। हमें 3 प्लेट इडली और 2 प्लेट वड़ा दे दो। जी अभी लाया। पूजा ने इडली वड़े तैयार किए और वेंकट ने ग्राहकों को दे दिए। ग्राहकों ने खाना शुरू किया। उन सबका खाकर खत्म हो गया, पर फिर भी बरसात नहीं रुकी। लगता नहीं है आज ये बरसात रुकेगी। हाँ, बरसात के कारण मंदिर में श्रद्धालु भी कम हैं। उस आदमी ने वेंकट को पैसे दे दिए। हम लोग कुछ देर यहीं इंतजार करेंगे, बरसात रुकते ही चले जाएंगे। जी चलेगा। वो लोग काफी देर तक इंतजार करते रहे, पर बरसात नहीं थमी। फिर वो लोग भीगकर नदी तक पहुँचे। नदी का विकराल रूप देखकर वो हैरान थे। नदी में एक भी नाव नहीं थी और नदी के पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। वो लोग दौड़ते हुए वेंकट के पास आए और उसे ये सब बताया। ये बाढ़ हम सबको डुबा देगी, हम में से कोई नहीं बचेगा। तभी उनके सामने वो बूढ़ा भिखारी आया। बचाने वाला वो है तो भला कोई क्या मारेगा। यहाँ हम सबकी जान पर बनाई है और ये भिखारी हंस रहा है। हमें कुछ तो करना होगा। हे भगवान, हम सबको सुरक्षित किनारे पहुँचा दो। हे भगवान, कृपा करो। वेंकट भगवान जी से प्रार्थना करने लगा। तभी उस बूढ़े भिखारी ने सामने रखी एक डोसे की प्लेट उठा ली। हम सब इतने बड़े खतरे में हैं और तुझे खाने की पड़ी है। मेरे पीछे आओ। भिखारी के साथ सभी लोग नदी के पास पहुँचे। भिखारी ने उस डोसे की प्लेट को जमीन पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली और जादू से उस डोसे का आकार बढ़ने लगा। डोसे का आकार इतना बड़ा हो गया कि मानो बड़ी नाव हो। वहाँ खड़े सभी लोग हैरान थे। ये जादुई विशाल डोसा नाव नदी को बड़ी आसानी से पार करा लेगी। तुम सब इसमें बैठ जाओ। सभी लोग नाव में बैठ गए, सिवाय उस भिखारी के। आप भी आइए। नहीं बेटा, मुझे बचाने वाला वो है, तुम सब जाओ। भिखारी के इशारा करते ही विशाल डोसा नाव नदी में तैरने लगी। पानी की बड़ी बड़ी लहरों का उस नाव पर कोई असर नहीं था। अंदर बैठे सभी लोग सुरक्षित थे। वो सभी लोग दूसरी ओर पहुंच गए। सभी ने भगवान जी का शुक्रिया किया और उनके उतरते ही विशाल डोसा नाव पानी में डूब गई। आज वेंकट के साथ सभी लोगों ने एक करिश्मा देखा था, विशाल डोसा बोट का करिश्मा। शायद वेंकट की अच्छाई ही थी कि उसे जादुई विशाल डोसा बोट बचाने आई थी। अम्मा नाम की एक मशहूर डोसे वाली थी। अम्मा की दुकान गांव के बीचों बीच थी। सुबह की पहली किरण के साथ अम्मा अपनी दुकान खोल दिया करती थी और ग्राहकों का वहाँ हमेशा तांता लगा रहता था। अम्मा, आपका डोसे का तो जवाब ही नहीं अम्मा। ना जाने कैसे इतना स्वादिष्ट डोसा बना लेती हैं आप। अपने ग्राहकों से अपने डोसे की तारीफ सुनकर नागम्मा बहुत ही खुश हो जाया करती थी। अम्मा के ज्यादातर ग्राहक सुबह सुबह नाश्ते में डोसा खाना पसंद करते थे। अरे अम्मा जी, एक स्पेशल मैसूर मसाला डोसा। बैठो बैठो, अभी देती है। अम्मा अपने सभी ग्राहकों को अच्छे से बिठाया करती थी और उनके साथ बातें भी किया करती थी।
समय बीता और समय के साथ अम्मा की दुकान भी बड़ी होने लगी। अब अम्मा ने अपनी सहायता के लिए 2 और औरतों को भी काम पर रख लिया था। अब अम्मा गल्ले पर बैठकर पैसे लिया करती थीं और ग्राहकों से बातें किया करती थीं। अम्मा के सहायकों में एक वीणा थी। वीणा की नजर हमेशा अम्मा के पैसों पर थी। यहाँ हम दोनों हमेशा काम करते रहते हैं और वहाँ अम्मा को देखो, सिर्फ पैसे बटोरती रहती है। और हमें क्या मिलता है? हमें अपनी तनख्वाह मिलती है, उसमें भला कुछ होता है क्या? वहाँ देख, अम्मा के पास कितने सारे पैसे हैं। वो उनकी कमाई है। आखिर सालों से उन्होंने इतनी मेहनत की है, तब जाकर ये दुकान इतनी बड़ी हुई है। वही तो मैं तुझे बोल रही हूँ, हमें भी अपनी दुकान डालकर मेहनत करनी चाहिए। ना रे बाबा ना, ये सब मुझसे नहीं होगा। मेरे लिए तो ये तनख्वाह ही काफी है। वीणा ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मी ने उसकी बात ना मानी। वीणा कई दिनों तक अपनी दुकान डालने की सोचती रही और आखिर एक दिन वीणा ने अपने डोसे की दुकान खोल ही ली। अम्मा का डोसा 10 रुपए था तो वीणा ने 8 रुपए में डोसा बेचना शुरू किया। धीरे धीरे सारे ग्राहकों की भीड़ वीणा के डोसे की दुकान की ओर बढ़ने लगी। ये देख वीणा बहुत खुश थी, लेकिन जल्द ही उसमें घमंड आ गया। अम्मा बहुत ही निर्मल थीं और वो अपने ग्राहकों से बहुत ही नम्रता से बात करती थीं। लेकिन वीणा अब उसका घमंड बढ़ गया था। दीदी, एक मसाला डोसा दे दो। हाँ हाँ दे रही हूँ, लेकिन 10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है दीदी। वो अक्सर ग्राहकों को बेफिजूल इंतजार करवाती थी। ये लो तुम्हारा मसाला डोसा। दीदी, मुझे वो हरी चटनी दे दो। अरे डाली है ना हरी चटनी, कितना वो डालूं? वीणा अक्सर ग्राहकों से छोटी बड़ी बात पर बहस करने लग जाती। कुछ समय बाद वीणा का घमंड इतना बढ़ा कि उसने सोचा कि वो चाहे कुछ भी कर ले, तब भी ग्राहक उसी के पास आएंगे। क्योंकि मेरा दाम कम है, इसीलिए सारे ग्राहक मेरी ही दुकान पर आएंगे। रोज रोज सुबह 6 बजे दुकान खोलकर मैं थक गई हूँ। एक काम करती हूँ, कल से 7:30 बजे खोलूंगी। अगर ग्राहकों को इंतजार करना पड़े तो मुझे क्या, मेरी तो नींद अच्छे से पूरी होगी। और अगली सुबह रोज की तरह अम्मा की दुकान खुल गई, लेकिन वीणा की दुकान बंद थी। ये देख सारे ग्राहक अम्मा की दुकान पर चले गए। ग्राहकों का तांता देखकर अम्मा ने युक्ति लगाई और अपने डोसे का दाम भी 8 रुपया कर दिया। 7:30 बजे वीणा ने अपनी दुकान खोली, लेकिन अब जब ग्राहक वहां पहुँचे तो दोनों दुकानों पर एक ही दाम देखकर अरे वाह, अम्मा ने भी दाम घटा दिया। बड़े दिन हो गए अम्मा का डोसा खाए हुए। और फिर पूरा दिन ग्राहकों का तांता अम्मा की दुकान में ही था और यहाँ वीणा की दुकान में इक्का दुक्का ग्राहक आ रहे थे। वीणा मन ही मन जल रही थी और इस वजह से वो ग्राहकों पर चिल्ला बैठी। नहीं चाहिए तुम्हारा डोसा, तुम ही खाओ। सारे ग्राहक अम्मा की दुकान पर चले गए। आज अम्मा बहुत खुश थी क्योंकि एक बार फिर उनका व्यापार अच्छे से चल रहा था। लेकिन वीणा जलन के मारे अम्मा को कोस रही थी। बच्चों, इस कहानी में अम्मा ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वीणा के घमंड ने उसका अच्छा खासा व्यापार खराब कर दिया। अगर वो पहले ही लोगों से अच्छे से बर्ताव करती और घमंड ना करती तो आज उसका भी व्यापार अच्छा चल रहा होता। इसीलिए कहते हैं कि घमंड इंसान को ले डूबता है। दक्षिण भारत के गांव में रमा और उसके पति चिनप्पा रहते थे। दोनों गांव के एक खेत में मजदूरी करके अपना घर चलाया करते थे। रमा और चिनप्पा के एक बेटी और बेटा थे। वो लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाना चाहते थे, लेकिन
एकाएक चिनप्पा की तबीयत खराब रहने लगी। वो बहुत बीमार हो गया। अब रमा को खेतों में मजदूरी भी करनी पड़ती थी, अपने बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता था और अपने बीमार पति का भी। उसकी परिस्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। एक दिन चिनप्पा को देखने उसका भाई मोहन आया। भाई, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है। तुमने डॉक्टर को दिखाया या नहीं? दिखाया देवर जी, पर फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है। मैं मंदिर में तुम्हारे नाम की अर्चना करूंगा, तुम जरूर ठीक हो जाओगे। ठीक है मेरे भाई। भाभी, आप अकेले पे घर संभालने का सारा भार आ गया है ना? हाँ, लेकिन अब घर तो चलाना ही होगा ना। भाभी, मैं एक इडली की दुकान डाल रहा हूँ। क्या आप वहाँ इडली बनाना चाहेंगी, जिससे आपको अधिक पैसे भी मिल जाएंगे और आपकी आर्थिक परिस्थिति भी सुधर जाएगी। मुझे जो भी मुनाफा होगा वो हम दोनों बांट लेंगे। हाँ, ठीक है देवर जी। और अगले दिन से रमा मोहन की दुकान में इडलियां बनाने लगी। गांव के लोगों को रमा की बनाई हुई इडली बहुत पसंद आई। देखते ही देखते रमा की बनाई हुई इडलियां मशहूर हो गईं। दुकान में रोज लोगों की भीड़ लगने लगी। दोनों रमा और मोहन खुश थे, क्योंकि दोनों का मुनाफा बढ़ता जा रहा था। कमाए हुए मुनाफे से रमा ने चिनप्पा का अच्छा इलाज करवाया और कुछ ही दिनों में चिनप्पा फिर से चलने फिरने लगा। अब 2 महीने बीत गए और रमा और मोहन की दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। और आज रमा सोचने लगी, ये इतनी सारी भीड़ सिर्फ मेरी इडलियों की वजह से है, तो मेरे मुनाफे पे ज्यादा हक हुआ। मोहन तो सिर्फ सामान लेकर देता है और ग्राहकों को इडलियां बांध के देता है, तो उसे बराबर का मुनाफा बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। शाम के समय जब दोनों मुनाफा बांट रहे थे, तो देवर जी, सारी इडलियां मैं ही बनाती हूँ। अगर मेरी इडलियां इतनी स्वादिष्ट ना होती तो आपको इतना मुनाफा नहीं होता। वो तो है भाभी, आपकी इडलियां वाकई में बहुत अच्छी हैं। तो इस वजह से मेरा मुनाफे पे हक ज्यादा होना चाहिए। लेकिन भाभी, ये गलत है। मैं भी दिन भर मेहनत करता हूँ, तब जाके हम इतना कमाते हैं। मतलब हम दोनों ही बराबर मेहनत करते हैं, इसीलिए मुनाफे पे हम दोनों का बराबर का हक हुआ। नहीं देवर जी, अब आप गलत बोल रहे हैं। अगर ऐसा है तो कल से आप कोई और इडली बनाने वाली को रख लो। रमा मोहन से बहस कर अपने घर निकल गई और अगले दिन से गांव में 2 इडली की दुकानें लगीं। एक रमा की, जहां वो खुद ही इडलियां बना रही थी और बेच रही थी, और एक मोहन की, जहां एक दूसरी औरत इडलियां बना रही थी। रमा की नई दुकान देख सारे गांव वाले उसकी दुकान की ओर चले गए, लेकिन रमा अकेली थी। वो इतने ज्यादा लोगों को अकेले संभाल नहीं पा रही थी। आखिर थक कर सारे गांव वाले मोहन की दुकान पर लौटे, जहां मोहन हमेशा की तरह सभी ग्राहकों को अच्छे से इडलियां देता रहा। ये सिलसिला रोज चलता रहा और देखते ही देखते गांव वाले मोहन की इडली की दुकान में ही इडली लेने जाया करते थे। अब रमा अकेले अपनी दुकान पर खड़े रहकर पछता रही थी। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे लगा था इडलियां बनाना ही सब कुछ था, लेकिन नहीं, मोहन का ग्राहकों को संभालना भी बहुत जरूरी था। कम से कम जब मैं मोहन के साथ थी, मुझे अच्छे पैसे तो मिलते थे, लेकिन अब मेरी इडलियों को कोई पूछता भी नहीं। रमा को अपनी इडलियों पर घमंड था, जो अब
टूट चुका था। इसलिए कहते हैं कि घमंड कांच की तरह होता है जो जरूर टूटता है। In a village, there lived a man named Ashok. Ashok, along with his 20-year-old son, Chandan, sold momos at the village square. One day, Ashok was on his way to work with Chandan when his 17-year-old daughter, Anita, said, "Dad, I want to take a cooking course and I have to pay a separate fee for it." What's this new fad? Quote. Dad, cooking means a cooking course. In our time, these useless things weren't commonplace. Your mother cooks so well. So why do you need to take this useless course? I can't waste money. Quote. Hearing Ashok's words, his wife, Bindu, said, "Your time was different, sir. Times have changed. Don't break your daughter's heart. So, she's going to cook in a restaurant. She's going to be home cooking at her in-laws' place. Anyway, I'll have her stop her studies this year." Quote. With that, Ashok, along with his son, Chandan, went to the village square to sell momos. Ashok had just reached the intersection when the village headman arrived. And tell me, Ashok, how are you? God bless you, Chief. Your son, Chandan, is quite grown up now. You should start preparing for his marriage. He's already helping you with your chores. You're absolutely right. But I want to get my daughter, Anita, married first. Anita is only 17, Ashok. First, you should take her out of school because there's no benefit in educating girls. Even if girls become educated, they become a support not for their fathers, but for their husbands. The poor father is burdened with debt because of their marriage, and sons always serve their parents. You're absolutely right, Chiefman. I was telling my wife the same thing today. I'll get Anita out of school tomorrow. Next day, Anita was preparing for school when Ashok told her, "You don't need to go to school from today, Anita. Now you should take care of the household chores." Quote. Hearing Ashok's words, Bindu became angry. Quote. What kind of ignorant talk are you doing? He's not talking like an ignorant person. Anita's getting married tomorrow anyway. What good will his education do us? You've always valued Chandan more than Anita. You're so lost in Chandan's love that you can't see any evil in him. Have you ever asked why he comes home at midnight? Where does he go? What does he do? Chandan is a boy, Bindu. Boys don't stay home after dusk, they hang out with their friends. He goes to work with you only 10 days a month, and the other 20 days he does nothing but loiter. Studies never even entered Chandan's mind. Quote. Hearing his wife's words, Ashok stomped his feet and walked with Chandan to the village square with his cart. He angrily told Chandan, "I know your mother is very stubborn. She won't let Anita stop her studies at any cost." "I don't understand, Father, why does Mother have such a grudge against me? She's always instigating you against me." Don't lose heart. She doesn't yet understand that sons are the support of their parents. Daughters become strangers. Quote. Time passed like this. One day, Ashok had just arrived at the square with his cart when a powerful man from the village named Pankaj came up to him and said, "The landlord has called you." Ashok, why does the landlord need me? You should go and ask him. Quote. Ashok immediately reached the landlord's mansion. The landlord looked at Ashok and said, Your son has been lying and taking money from me for the last 2 years. So far,
He's borrowed a full 100,000 rupees. What kind of lie? Quote. That you have cancer and he's getting you treated. Yesterday, I found out he's spending all his money on gambling. When I asked for my money yesterday, he fled the village. Now you'll have to reimburse him fully. Landlord, my son can't do this. I've already paid him a full 10 lakh rupees. That too in writing. I'm giving you 10 days time. If I don't get my 10 lakh rupees back in 10 days, I'll kick you out of your own house. Ashok returned home with a sad face and, crying, began telling his wife the whole incident. Quote, I don't understand, Bindu. What should I do now? I'm out on the street. Now I understand where Chandan was going with the bag that night. He was running away. It's my fault, Bindu. You were right. I was blinded by my son's words. Quote. Then Anita said to her father, Father, don't lose heart. So what if Chandan Bhaiya abandons you? Quote. I'm with you, right? But what can you do, daughter? Father and mother secretly gave me money for a cooking course. I did a practical and created a new dish. Momos are now a stale dish. Tomorrow I'll sell pan dosa with you in the village market. Just buy me the pan from the market and give it to me. But daughter, the landlord has only given me 10 days. Why worry? Maybe the pan dosa made by my daughter will prove magical. The next day, Ashok brought a lot of pan for Anita. Anita ground all the pan finely, made a thin paste, and went to the market with her father. At the market, Anita poured hot oil into a large pan and poured the pan paste. In a short time, it became like a chapati, shaped it into a dosa, and then spread a generous amount of butter on top. In no time, the aroma of Anita's pan dosa spread everywhere. Just then, a customer came running over and said, What kind of dosa is this? It's a pan dosa. I've never heard of or seen one like it. Once you try it, you'll never forget its taste. How much does one dosa cost? It costs 250 rupees. I came here with my mistress. I'll call her right away. Quote, A. Few moments later, the customer brought a beautiful and well-dressed woman over. The well-dressed woman said to Anita, I'm Kadri, the wife of the landlord from the neighboring village. My daughter is getting married to a collector in 3 days. I came to this village looking for a cook who could create a new dish. But after seeing your pan dosa, I'm convinced no one can create a dish like this. Can you prepare pan dosa for all my wedding guests? Yes, I can, right? Just give me a chance. Okay. If you make pan dosa, if all the wedding guests who come to my house like it, then I'll give you 1.5 million rupees for this work. Come with me. Quote. Anita, along with her mother and father, went to Kadri's mansion in her village and diligently set to work making the pan. Within 3 days, Anita, with her hard work and dedication, had prepared pan dosas for all the wedding guests. One guest, after eating a pan dosa, exclaimed, I've eaten dosas in every part of India, but I've never eaten a dosa this delicious. Quote. Everyone loved Anita's handmade pan dosas. Seeing this, Kadri, overjoyed, said to Anita, You're a very hardworking girl. You shouldn't be here, but in a 5-star hotel. In addition to giving you 1.5 million rupees, I'll also get you a pan dosa contract from the city's top 5-star hotel. Quote. Kadri handed Anita the 1.5 million rupees. She gives all the money to her father. Father, you have a right to this money.
Hearing his daughter's words, Ashok's eyes welled with tears. Quote, Daughter, I considered you a burden all my life. I always thought that only sons are parents' support. But I was wrong. Today I understand that in times of trouble, only daughters are the ones who come to help. Quote, Ashok goes straight to the landlord's mansion and hands him the money. Landlord sir, take your 1 lakh rupees. I know, Ashok, how you earned 1 lakh rupees so quickly. May God give everyone a daughter like you. Quote. A few days later, Anita gets an order to make pan dosa at one of the city's biggest 5-star hotels, and Ashok's fortunes change. Anita tells her father, Father, you no longer need to set up a cart in the market. We will build a beautiful house in place of our slum. I will never abandon you and mother. Quote. Hearing Anita's words, her mother, Bindu, tells her husband, I told you that it might happen to my daughter. May the pan dosa you made prove magical. Hearing Bindu's words, Ashok smiled. It was true. Anita's pan dosa had proved magical for Ashok. Ramu Anna comes to Mumbai from Karnataka in search of a job. But because he's uneducated, he can't find any, and he's very frustrated. We've come to such a big city for nothing. We could have found some work there. Only by wandering around will we achieve anything. Always remember this. Be patient. We'll definitely find some work. How can an illiterate person like me find work? This city is for educated people. There's no work for illiterate people like me here. I'm feeling very restless. I don't know what to do. What not to do. If this continues, we'll have to go back to the village. If we don't find any jobs, we'll start our own business. But what should we start? We don't even have enough money to open our own shop. We can only sell your jewelry. We've come here. I wish my ancestors had owned a lot of land. Oh God, what kind of test are you putting us through? We could set up a cart and start making dosas. It doesn't require much money. Yes, you're right. This business requires neither money nor education. Let's start today. We'll quickly do the Sri Ganesh and take our business far. Ramu Anna and his wife Sunita set up a cart at a corner of the market and start making dosas. Come on, brothers, eat hot dosas. Hearing Sunita's voice, some customers come to their cart and ask for dosas. Have you set up a new cart? Yes, we just set up today. How about 1 dosa? Today is the first day, isn't it? So, we won't take money from anyone today. Just eat the dosa and tell us how it turned out. Ramu Anna makes the dosa and serves it to the customer. The customers eat it with great relish and love it. Yours truly. The dosa is absolutely delicious. You should have been in a big hotel. No, this cart is enough for me. If you like my dosa, come and eat it like me. You too, and feed it to your children. Anyone who eats a dosa from our shop is always smiling. Yes, I will definitely come and bring my friends along, and they too will enjoy your dosa. From the next day, customers start coming to Ramu Anna's cart. All the customers like Ramu Anna's dosa, and everyone not only eats it but also takes it home, which gives Ramu Anna a good income. You used the smart idea to ask me to make dosa. Now we don't need to go back to the village. Otherwise, I would have to go to the village and do farming. I don't know when we will see better days. And if we save enough money, we can even buy our own house in this city. I wonder what magic this unlucky person has in his hands that our customers will be able to do it. We're leaving the hotel's dosa stall and going to his stall. We have to do something quickly. Otherwise, this wretch will take away all my customers.
the hotel owner begins to think of a way to shut down Ramu Anna's stall. Meanwhile, Ramu Anna's stall becomes so crowded that he runs out of all the ingredients for making dosas. Forgive me, brothers. I can't serve you dosas today. I'm all out of supplies. But I'll bring more from tomorrow so I don't run out until nightfall. And whoever is going alone today, I'll give them more sambar and chutney tomorrow. I mean, whoever is leaving empty-handed. Quote. Ramu Anna takes the money he earned that day and heads home with his wife. Now, from tomorrow, we'll have to work harder. Otherwise, the customers will get angry. The poor people came for dosas, and I don't have any. If customers go empty-handed every day, we'll be left with nothing. Quote. The next day, Ramu Anna brings a lot of ingredients and starts making dosas. Seeing his good sales, the other shopkeepers throw garbage in front of his shop and even damage his cart. But Ramu Anna manages to fix everything. But then it starts raining, and Ramu Anna's stove goes out. This rain has really upset me. I've lit the stove twice, but it went out both times. Is it any good? Ramu Anna tries very hard, but still the stove won't light in the rain. He becomes sad and closes his cart and returns home. Seeing this, the other shopkeepers are overjoyed. It seems our cart is about to close. The coal has completely soaked in this rain. I keep lighting it. Something or the other happens every time. If the dosa doesn't turn out on the cart, it's okay. We'll make dosa from home and take it home. Quote. From the next day, Ramu Anna starts making dosa from home, but it gets cold on the way and gets wet from the rain. That's why customers don't like the dosa, and everyone customers leave without eating the dosa. This dosa or pani puri, it's completely soaked in water. We won't eat such dosa. Seeing customers leave like this, Ramu Anna becomes very sad. Just then, due to heavy rain, the seawater rises, and some fish and turtles are washed out. One of the large turtles turns over and struggles to stand upright. Ramu Anna, unconcerned about drowning in the flood, jumps into the water and straightens the turtle. You look very distressed. I can solve your problem. Can you stop this rain from falling? No, I can't stop the rain, but I can give you a powder with which you can make an umbrella out of dosa. A dosa umbrella will get ruined by the rain. You're not joking, are you? The turtle takes a bag of powder from its shell and gives it to Ramu Anna. Here. This is a magical powder given by the sea god. Just like my shell hardens with this powder, your dosa will be just as firm and delicious. Ramu Anna takes the bag of powder from the tortoise, goes home, makes dosa, and sprinkles the powder on the dosa, making it very firm. Sunita folds the dosa into an umbrella and attaches a wooden handle to it. Now Ramu Anna, carrying the dosa umbrella, goes to his cart. Come on, brothers, come eat dosa and get an umbrella as a gift. Hey Anna, what kind of offer is this? Tell me too. I'll tell you. Look, if you eat a dosa, you'll get a dosa umbrella, and you can see how heavy the rain is. After eating the dosa, you won't need to buy a separate umbrella from the shop. Wow, this is a great offer. Eat dosa and protect yourself from the rain. Hearing about Ramu Anna's offer of a free dosa umbrella with every dosa, many customers flock to his cart. As a result, Ramu Anna quickly has a lot of customers. All the money is collected. See, our big problem has been solved in a jiffy. Today, we have no shortage of money. Yes, our problem is solved. But there are many poor people in this city who don't have money to buy an umbrella. We will help them. From now on, I decide that wherever a poor person or a beggar is hungry, I will feed them my dosa for free and will not let anyone sleep without a roof. Ramu Anna and Sunita make many dosa umbrellas and distribute them among the poor people of the city. Soon, Ramu Anna becomes famous throughout the city as the dosa umbrella man.